गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद वलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटियम पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि विगत कुछ दिनों से हमारा महाविद्यालय पेंटियम पॉलिटेक्निक कॉलेज आप लोगों के लिए सदैव कार्यरत है और आप लोगों के हित में ये ऑनलाइन क्लासेस की योजना चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे, है ना। आइए सीधे आ जाते हैं, बात करते हैं अपन विषय वस्तु के बारे में। ये मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर आपका फोर्थ पेपर है ना। भारत के राजनीतिक स्थिति के बारे में इसमें पढ़ना है ना। जो भारत का राजनीतिक इतिहास क्या था। अब इसमें भारत के राजनीतिक इतिहास में अपन इसमें पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, है ना। मध्यकालीन भारत का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, समझ रहे हैं बात को। मध्यकालीन भारत का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास क्या था। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ते हैं तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया था आप लोगों को, इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। दो ही तो थे, एक था दिल्ली सल्तनत काल और दूसरा था मुगल काल, है ना। तो इसमें दो बिंदुओं पर ही हम परिचर्चा करते हैं। तो आइए आज बात करते हैं मुगल काल का आर्थिक जीवन, है ना। मुगल काल में जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था, है ना। और आय के कौन कौन से साधन थे और उन साधनों के लिए जो उस समय जो जिनका शासन था वो क्या कर रहे थे। तो यदि हम बात करें तो मुगल काल में, मुगल काल के अर्थ का जो सबसे बड़ा साधन था वह था कृषि। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा देश प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है ना। और आय का सबसे बड़ा साधन कृषि ही था। उसी तरह से मुगल काल में भी आय का जो सबसे बड़ा साधन था वह कृषि ही था। उस टाइम पीरियड में अपने यहाँ जौ है ना, उड़द है ना, कपास है, नील है, इन मुख्य फसलों की, है ना, उगाई जाती थी। और जो किसान थे, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। अब आप कहेंगे कि इस टाइम पीरियड में किसानों की स्थिति कैसी थी। तो किसानों की स्थिति सुदृढ़ थी। सुदृढ़ इसलिए नहीं थी कि इनको बहुत सारे कोई सुविधाएं दी जाती थी। सुदृढ़ इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पे, है ना, मुगल काल में नेचुरली माने प्राकृतिक रूप से जो संसाधन थे वो प्राप्त हो जाते। जैसे बारिश, तो बारिश टाइम से हो जाया करती थी, है ना। अतः किसानों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक्चुअली में ऐसा नहीं था कि कोई सिंचाई के लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग किया जाता था। साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि नेचुरली कृषि का उत्पादन हो जाता था। दूसरी तरफ हम बात करें, कृषि के बारे में बात करें, तो दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें, दूसरा विषय ये है सिंचाई। सिंचाई के साधन। कृषि तो ठीक था, कृषि आय का सबसे बड़ा साधन था, लेकिन कृषि कब होगी, जब कृषि के लिए उपाय किए जाएंगे। तो मुगल काल में आप लोगों को पता होगा कि मुगल काल में दो ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने कृषि के लिए विशेष ध्यान दिया। एक का नाम था, एक था शेरशाह और दूसरा था अकबर। शेरशाह और अकबर ने कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इन लोगों को पता था कि यदि राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना है तो राज्य कोष के लिए आय आवश्यक है। और आय का सबसे बड़ा साधन क्या है, कृषि। इसलिए इन लोगों ने, है ना, इसलिए इन लोगों ने कृषि की ओर विशेष ध्यान। इन लोगों ने सिंचाई के लिए कई नहरें बनाई। शेरशाह सूरी ने सबसे सिंचाई के लिए कई नहरें बनाई, अकबर ने भी नहरें बनाई। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो शेरशाह ने किया था वो था भूमि विभाजन। भूमि विभाजन समझिएगा इसको ध्यान से। एक्चुअली में इसके पहले क्या था कि कृषि तो होती थी,
लेकिन कृषि का सारा भार किसके ऊपर जाता था? किसान के ऊपर। क्यों? क्योंकि भूमि का बंटवारा नहीं था। क्योंकि किसान, सपोज दैट मान लीजिए कोई किसान के पास 100 एकड़ जमीन है, तो जरूरी नहीं है कि 100 एकड़ जमीन में 100 एकड़ उपजाऊ हो रहा है। कुछ जमीन बंजर रही होगी जहाँ उपजाऊ नहीं होता रहा, लेकिन किसानों को टैक्स जो था पूरा देना पड़ता था 100 एकड़ का, भले 100 एकड़ में 40 एकड़ में ही उपजाऊ हो रहा है ना। तो शेरशाह सूरी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। उसने भूमि का विभाजन किया। उसने भूमि को 2 भागों में बांट दिया, एक को उपजाऊ और दूसरा हो गया बंजर। अर्थात अब किसानों को जो टैक्स है सिर्फ उपजाऊ भूमि पर ही देना पड़ता था। इससे क्या हुआ कि किसानों की को काफ़ी राहत मिली, है ना। नहीं तो किसानों की कमर टूटी जा रही थी, है ना, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती थी जिसमें उपजाऊ बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन टैक्स पूरा देना पड़ता था। इस ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया, उसका नाम था शेरशाह सूरी। हम लोग शेरशाह के बारे में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें MA हिस्ट्री में एक अलग से टॉपिक दिया गया है शेरशाह सूरी के बारे में, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल शेरशाह के कार्यों के बारे में बात कर रहा हूँ, कृषि के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो भूमि विभाजन का काम जिसने किया, शेरशाह सूरी ने किया। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या सिर्फ शेरशाह ने ही कृषि की ओर ध्यान दिया? मुगल में और भी शासक हुए, बाबर हुआ, हुमायूं हुआ और अकबर जैसे महान शासक भी हुए। क्या इन लोगों ने कृषि की ओर ध्यान नहीं दिया? दिया। दूसरा ऐसा शासक था जिसका नाम था अकबर। इसे अकबर महान भी कहा गया है ना। शासक तो बहुत हुए, बहुत सारे शासकों ने साम्राज्य का विस्तार भी किया, लेकिन महान अकबर द ग्रेट सिर्फ अकबर को ही कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने सिर्फ राज्य या साम्राज्य को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरी जनता को अपने साथ लेकर चला। अकबर ने क्या किया? अकबर, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि अकबर ने भूमि के जो भूमि व्यवस्था है, भूमि के लिए एक अलग विभाग बना दिया, है ना। भूमि के लिए एक अलग विभाग का ही निर्माण कर दिया था, जिसका अध्यक्ष कौन था? मैंने आप लोगों को बताया था, भूमि विभाग का अध्यक्ष कौन था, किसको बनाया था? चलिए मैं हेल्प कर देता हूं, उसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल, है ना। सबसे पहले टोडरमल ने, अब भूमि का एक अलग विभाग हो गया, कृषि के लिए एक अलग विभाग ही बन गया, जो कृषि के विकास के लिए ध्यान देते थे कि कृषि के उपजाऊपन कैसे लाया जाए, कृषि में सिंचाई व्यवस्था कैसे की जाए, किसानों के हित में कैसे कार्य किया जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। पहले ऐसा नहीं था। सिर्फ जो पहले जो शासक थे सिर्फ इतना जानते थे कि किसानों से हमें कर लेना है, कृषि होती है कि नहीं होती है इससे उनको कोई मतलब नहीं था, किसानों को सुविधाएं मुहैया होती थी कि नहीं होती इससे उनको कोई मतलब था। लेकिन इन 2 शासकों ने कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इन लोगों ने समझा कि जब आय का हमारे राज्य का सबसे बड़ा साधन कृषि है, तो हमें सबसे पहले कृषि की ओर ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आय के तो और बहुत साधन थे जंगलाल में, है ना। पशुपालन भी था, पशुएं भी पाले जाते थे, पशुपालन भी था। लेकिन पशुपालन में भेड़ बकरी, है ना, गाय पाली जाती थी, जो दैनिक कार्यों के उपयोग में आया करती थी, है ना। लेकिन आय का जो मुख्य साधन था वह कृषि ही था। ओके, तो आप लोगों को जब भी एक क्वेश्चन आएगा कि मुगल कालीन आर्थिक जीवन के बारे में बताइए, तो इसमें 3 प्रश्न बनते हैं कि मुगल कालीन आर्थिक जीवन में आप 3 चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, कृषि के बारे में पढ़ोगे, व्यापार के बारे में पढ़ोगे और वाणिज्य के बारे में पढ़ोगे। आज मैंने सिर्फ एक टॉपिक उठाया है, कृषि, है ना। अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को मुगल कालीन व्यापार के संदर्भ में समझाऊंगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज हमेशा आपके साथ में है। बेस्ट ऑफ लक।